Hello everyone, we are going to continue the IMET biology course. Question number 361 says Cessatial necrosis is a newly discovered autosomal recessive disorder. A female carrier and a male with the disease produce two boy. अब देखो सबसे पहले ये टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है। एक तो इसके ऊपर मेरा एक अलग से लेक्चर है, आप वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है। हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है हमारे पास। अब इस 23 पेयर्स में से यानी कि 46 क्रोमोसोम्स इन टोटल होता है। इस 23 पेयर्स में से एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है, एक्स और वाई का जो पेयर होता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो आपका जेंडर या फिर आपका सेक्स डिटरमिन करता है। अगर तो एक्स एक्स होगा तो यानी कि फ़ीमेल है, अगर एक्स वाई होगा यानी कि मेल है, ठीक है। तो यानी कि फ़ीमेल के अंदर सेक्स ऑर्गन सेक्स पेयर क्या होगा, एक्स एक्स होगा, और मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम का पेयर क्या होगा, एक्स वाई होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब इस एक पेयर को हटा के हमारे पास रिमेनिंग 22 पेयर बचते हैं। ये जो रिमेनिंग 22 क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, या फिर आप बोल सकते हो 44 रिमेनिंग क्रोमोसोम्स, इन्हें कहा जाता है ऑटोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट फॉर सेक्स क्रोमोसोम्स उन्हें कहा जाता है ऑटोसोम्स। तो ऐसा डिजीज़ जो कि आपका ऑटोसोम के ऊपर हो, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स को इफ़ेक्ट करे, उसे कहते हैं ऑटोसोमल। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। यानी कि ये आपका सेक्स रिलेटेड डिजीज़ नहीं होगा। उसके बाद है वर्ड रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब होता है इसको यहाँ समझते हैं, या रिसेसिव का मतलब होता है कि किस तरीके से एक जीन बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल जीन्स जो है वो पेयर की फॉर्म के अंदर आते हैं, एक आता है मदर साइड से, एक आता है फादर साइड से। आपने देखा होगा मेयोसिस करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें से एक फादर साइड से आता है, एक मदर साइड से आता है। अब रिसेसिव का मतलब क्या होता है कि अगर तो जो डिज़ीज़ है वो दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर हो, यानी कि फादर में भी हो और मदर में भी हो, तो ऐसी डिज़ीज़ को कहा जाता है रिसेसिव डिज़ीज़, ठीक है। अब जैसे कि रिसेसिव डिज़ीज़ क्या होता है कि जो अब फॉर एग्जांपल एक फादर कैरियर था और एक मेल कैरियर, एक फीमेल मदर जो है वो कैरियर थी एक डिज़ीज़ की, समझ लीजिए सिकल सेल एनीमिया की। अब जो इनका जो प्रोजनी होगी उसमें कम से कम एक चांस तो है कि जो अब हमारे पास जो दूसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो बेबी होगा, उसमें ज़रूरी है मतलब उसके अंदर वो, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि अब वो पेरेंट फादर से भी आ रही है या मदर से भी आ रही है, यानी कि जो बेबी का वो होगा जेनेटिक मटेरियल, उसके अंदर क्या होगा कि ये दोनों जीन्स के ऊपर, दोनों ही एलील्स के ऊपर म्यूटेटेड जीन होगा, ठीक है। समझ आ रहा है। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द इन द केस ऑफ रिसेसिव जीन द डिसऑर्डर ओनली शोज अप इफ़ अच्छा, रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि रिसेसिव डिसऑर्डर तभी ही होगा जब फादर साइड से भी वो म्यूटेटेड जीन आए बच्चे के अंदर और मदर साइड से भी वो म्यूटेटेड जीन आए, ठीक है। इफ़ ओनली वन अगर तो सिर्फ एक कॉपी म्यूटेटेड है, यानी कि मदर से म्यूटेटेड आ रहा है लेकिन फादर से म्यूटेटेड नहीं है, फादर सिर्फ कैरियर है, तो फिर इस तरीके का जो डिज़ीज़ होगा वो रिसेसिव तो हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो जो बच्चे के अंदर सिम्टम्स शो नहीं होंगे, ठीक है। जो बच्चा होगा वो कैरियर होगा, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली। समझ आ गया। तो इन तरीके की डिजीज़ को कहा जाता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है, जो ऑटोसोम पे हो। रिसेसिव का मतलब क्या है कि जो फादर मदर दोनों से हो और बच्चा जो है तभी उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे। अगर फादर से है मदर से नहीं है, क्या नहीं है, म्यूटेटेड जीन नहीं है, ठीक है, वो पर्टिकुलर जीन नहीं है जिससे वो डिज़ीज़ हो रही है, तो फिर वो जो बच्चा होगा उसके अंदर सिम्टम्स शायद शो ना हो, वो कैरियर हो, ठीक है। तो अब उस कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, एक हमारे पास दो पेरेंट्स दो ही होते हैं,
सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक मेल है, एक फीमेल है, यानी कि एक मदर है, एक फादर है. जो फीमेल है वो क्या है, वो कैरियर है. समझ लीजिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाले एक डिजीज़ है सेक्शुअल नेक्रोसिस. इसको हम लोग कैपिटल सी जो है वो म्यूटेटेड जीन को कट कर रहा है, और जो स्मॉल सी है वो नॉर्मल जीन को, नॉर्मल एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, या फिर इस तरीके से कर लेते हैं. जो कैपिटल सी है हमारे पास वो नॉर्मल है, नॉर्मल जीन है, और जो स्मॉल सी है वो म्यूटेटेड. म्यूटेटेड का मतलब होता है डिजीज़, जिससे असल में डिजीज़ हो. डिजीज्ड एलील हमारे पास क्या स्मॉल सी है. ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक मेल है और एक फीमेल है. अब वो कह रहा है कि जो मेल है, मेल विथ द डिजीज़, मेल का जो दोनों एलील्स हैं वो डिजीज़्ड है, म्यूटेटेड है. ठीक है, तो इस तरीके से होगा. और फीमेल क्या है, फीमेल कैरियर है. फीमेल कैरियर यानी कि एक उसके पास हेल्दी होगा एलील और एक उसके पास म्यूटेटेड होगा. दोनों का जीनोटाइप समझ आ गया. ठीक है, ये वही क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है मैंने वही लिखा है. अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि प्रोड्यूस 2 boys, what is the probability that neither boy's genotype contains the सेक्शुअल नेक्रोसिस एलील. यानी कि अब 2 लड़के हैं, ठीक है, उनका प्रोजेनी है इन दोनों के. अब क्या प्रॉबिलिटी है कि जो दोनों लड़के हैं उनमें से किसी के पास भी ये म्यूटेटेड एलील नहीं है. कितना परसेंटेज चांसेस हैं कि दोनों के पास म्यूटेटेड एलील नहीं है. ठीक है, म्यूटेटेड एलील है नहीं, म्यूटेटेड एलील नहीं है. नीदर बॉयज़ जीनोटाइप कंटेन्स द नेक्रोसिस एलील. अब हम लोग इसको करने के लिए क्या बनाएंगे कि हमारे पास प्यूनेट स्क्वायर होता है, जिससे हमें पता लगता है कि जो प्रोजेनी होगी उसका जीनोटाइप क्या होगा. समझ लीजिए ये हमारे पास मदर है, कैरियर मदर, जिसके पास दोनों ही क्या है, डिजीज़्ड है. और एक फादर है जिसके पास एक कैपिटल, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है. मदर जो है वो कैरियर है, तो ये कैपिटल सी या स्मॉल सी होगा. और जो फादर है वो डिजीज़्ड है, डिजीज़्ड फादर. ठीक है, तो ये कैपिटल सी और स्मॉल सी होगा. अब देखते हैं इसकी प्रोजेनी क्या होगी. तो कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल सी एंड स्मॉल सी. अब आप देख रहे हो, अब ये तो दोनों क्या है, नॉर्मल हैं. सॉरी, स्मॉल सी वाला तो डिजीज़ था. तो अब देख रहे हो ये दोनों क्या है, डिजीज़ हैं. अभी लिखा था हमने डिजीज़्ड. ठीक है, ये दोनों क्या है, म्यूटेटेड है, यानी कि इन दोनों के अंदर तो होगा ही होगा नेक्रोसिस. बाकी ये वाला देखो, ये प्योरली हेल्दी है. ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये कैरियर है. तो अब कितनी प्रॉबिलिटी है कि किसी में नहीं है. अब देखो ये तो डिजीज़ है, ये भी डिजीज़ है, और ये भी डिजीज़ है. सिर्फ इतनी परसेंट हमारे पास क्या है, चांसेस हैं. अच्छा एक मिनट, ये हेल्दी नहीं है, ये भी कैरियर है. ये भी स्मॉल सी है क्योंकि फादर है ना, फादर स्मॉल सी है. दिस इज़ ऑल्सो स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी. ठीक है, तो इसके अंदर भी स्मॉल सी है, इसके अंदर भी स्मॉल सी है. ये दोनों तो प्योरली डिजीज़्ड हैं क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, म्यूटेटेड. तो ये जो बच्चे बनेंगे, ये जो बच्चे का जीनोटाइप होगा, इन दोनों के अंदर ये लोग क्या होंगे, इनके अंदर सिम्टम्स भी होंगे नेक्रोसिस के. बाकी अगर आप ये देखो तो ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, यानी कि ये क्या है, ये कैरियर है. इसके अंदर सिम्टम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या है, ये स्मॉल सी एंड ये कैपिटल सी एंड स्मॉल सी है, यानी कि ये भी क्या है, ये भी कैरियर है. तो अब बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि किसी के अंदर भी ये वाला जो स्मॉल सी डिजीज़्ड म्यूटेटेड जीन नहीं आया हो. तो 0% चांस हमारा 0% सही आंसर होगा. क्योंकि आप देखो कोई ऐसा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, आप चारों के अंदर देखो कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जिसके अंदर दोनों ही जो है वो दोनों ही कैपिटल सी. वैसा तो कोई भी नहीं है. ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, किसी में भी नहीं है. इसका मतलब 0% चांसेस हैं कि किसी में भी म्यूटेटेड एलील ना हो. ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, 0%. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 362. विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नो एंडोक्राइन फंक्शन. थायरॉयड ग्लैंड का एंडोक्राइन फंक्शन होता है डेफिनेटली. यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है क्या, थायरॉयड हार्मोन.
उसके बाद है हमारे पास ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो इसका भी एंडोक्राइन फंक्शन होता है। पेनक्रियास इंसुलिन और ग्लाइकोगॉन रिलीज़ करता है, तो इसका भी फंक्शन होता है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और बहुत सारे और हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो इसका भी एंडोक्राइन फंक्शन होता है। सही जवाब हमारे पास नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 363, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें राइट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ इंसुलिन कैन कॉज अ डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। इससे पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ इंसुलिन डू और व्हाट इज़ ग्लाइकोगॉन डू। तो हमारे पास ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम होता है इंसुलिन का, यानी कि ये क्या करेगा, ब्लड, अगर इंसुलिन प्रॉपर है तो ब्लड की शुगर लेवल बैलेंस रहती है। अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो यानी कि ब्लड में कम हो जाएगी शुगर, ठीक है। अगर इंसुलिन कम है तो यानी कि ब्लड शुगर ज़्यादा हो गया। अब इसमें कह रहे हैं इंक्रीज्ड लेवल। इंक्रीज लेवल का मतलब ये है कि अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा है तो ब्लड में क्या होगा, शुगर बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी चलता है, उसमें वो कह रहा है कि इंक्रीज्ड, अच्छा एक और चीज़, ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़कर फिर से ग्लूकोज बना लेना, ये काम होता है ग्लूकागॉन का, ठीक है। अगर ग्लूकागॉन बढ़ जाता है तो क्या होता है, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्लूकागॉन कॉज इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ जाता है तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। देखिए ये स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो देखो ग्लूकागॉन का काम क्या होता है। ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करना। अगर तो ग्लूकागॉन की लेवल बढ़ जाती है तो क्या होगा, जो ब्लड की ग्लूकोज लेवल है वो भी बढ़ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देखते हैं। इंक्रीजिंग हार्ट रेट्स ऑफ एड्रीनलिन डिक्रीज द हार्ट रेट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज़ होता है हार्ट रेट। एड्रीनलिन जैसे ही इंक्रीज़ होगा हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर सही जवाब हमारे पास है ऑप्शन नंबर, देखिए ना, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है कि इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ आई एम श्योर अबाउट ऑप्शन नंबर 1 की, तो बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 के अंदर कह रहा है इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ग्लूकोजन। ओके आई एम सॉरी, यहाँ पे ग्लूकागॉन नहीं ग्लूकोजन लिखा हुआ है, ग्लाइकोजन लिखा हुआ है। अच्छा ग्लाइकोजन इज़ डिफरेंट, ग्लूकागॉन इज़ डिफरेंट। ग्लूकागॉन इज़ ग्लाइकोगॉन, आई थिंक इट्स ग्लूकागॉन। ये आपके पास हार्मोन है, और जो ग्लाइकोजन है, अच्छा ग्लाइकोजन लिखा हुआ है, था ग्लूकागॉन लिखा हुआ है। ग्लाइकोजन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या ग्लाइकोजन के बढ़ने से ब्लड की शुगर लेवल बढ़ती है? तो ऐसा एक्चुअली में हो नहीं सकता। अगर ग्लाइकोजन लेवल बढ़ जाए हमारे ब्लड के अंदर, डायरेक्टली ग्लाइकोजन आ ही नहीं सकती, हम उससे पहले हमें शुगर के अंदर कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, जो कि किसका काम होता है, ग्लूकागॉन का काम होता है। उसके बाद ही ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा उसके अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है। ये स्टोर्ड फॉर्म होता है शुगर का, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, नो डाउट। आई थॉट कि यहाँ पर वो लिखा हुआ है, फिर तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नंबर 1 वाली बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 364, विच ऑफ द फॉलोइंग रोज इज़ करेक्ट। हमें राइट स्टेटमेंट को चूज़ करना चाहिए, इसका एक ऑप्शन यहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर, ओके दिस इज़ 364, तो यहाँ पर हमें मैच करना है। तो इसको समझने से पहले बहुत सिंपल सा मैं डायग्राम बना रही हूँ। ये हार्ट है जिसके 4 चेम्बर्स होते हैं। अपर 2 आर कॉल्ड योर एट्रियम, ठीक है, या फिर ऑरिकल्स नंबर, और ये जो नीचे वाले 2 हैं, द बॉटम 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। और होता क्या है, हाँ इस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ पर, तो इसे ब्लू से शो करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम में बॉडी से आता है, वेना कावा लेकर आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड देन दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज़ टू राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है किस में, लंग्स में। कौन लेकर जाता है,
पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी ब्रिंग्स बैक ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम एंड देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा से बॉडी में जाता है। तो वी नीड टू सी कि कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, मैंने इस डायग्राम को देखकर आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हो। तो लेट्स सी, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है विच इज़ ट्रू, और लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये भी ठीक है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ये भी एकदम सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, बाकी ऑप्शंस पढ़ने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सबके अंदर वही ऑप्शंस करके लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप दूसरे ऑप्शन फॉर एग्जांपल हम लोग सेकंड वाला पढ़ लेते हैं, अब यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम लिखा हुआ है और राइट एट्रियम, तो ऐसा तो है नहीं इस एक के अंदर वो एक के अंदर राइट एट्रियम में, ये रहा राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, ठीक है। आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 368, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द पैसेज ऑफ यूरिन थ्रू द बॉडी। यूरिन पैसेज कैसे होता है बॉडी से? तो सबसे पहले देखिए ये किडनीज है यहाँ पर, ठीक है। पहले तो आपका ब्लड जो है वो फ़िल्टर होता है, उससे यूरिन फॉर्मेशन होती है किडनी में, फिर वहाँ से ये जाता है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर पे यहाँ पे यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो ये होता है असल में जो सीक्वेंस है वो। तो किडनी है, उसके बाद यूरेटर है, ठीक है, उसके बाद ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा, तो ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है। बाकी वाला भी देख लेता है, किडनी के बाद यूरेथ्रा नहीं होता, रॉन्ग। यूरेथ्रा पहले होता है, नहीं, यूरेथ्रा सबसे लास्ट में होता है। यूरेटर के बाद किडनी नहीं आती, किडनी आती है, उसके बाद यूरेटर आता है। यूरेथ्रा यूरेटर ये भी बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। ईजी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।